गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। प्लीज़ ज्वाइन करें क्लास को। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। आज मैं जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के वेरी शॉर्ट आंसर कराऊंगा, जिससे आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन की कोई डेट है, कोई प्लेस है या और भी कोई भी जो वेरी शॉर्ट आंसर बन सकते हैं। हर पेज से मैंने जो है क्वेश्चंस को निकाला है और आप लोगों के लिए ये क्लास बनाई है या फिर बोल सकते हैं वीडियो बनाई है। ठीक है, तो आप बच्चे जो है सारे ज्वाइन हो जाइए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगी और आपके लिए एक सरप्राइज़ है वीडियो के एंड में। ठीक है, तो आखिरी तक देखना वीडियो, आपको एक सरप्राइज़ ही मिलेगा। अब कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इंसिडेंट स्पार्क द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कौन से इंसिडेंट ने फ्रांस की क्रांति थी उसमें जो है स्पार्क कर दिया था। स्पार्क यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टार्ट कर दिया गया था। द अटैक बाय द थर्ड स्टेट ऑन द बेस्टाइल स्टेट प्रिजन, जो बेस्टाइल स्टेट था ना, जो वहाँ की जो किला था, वहाँ की जो जेल थी, वहाँ पे अटैक कर दिया था फ्रांस के लोगों ने 14 जुलाई 1789 को। आपको ये चीज़ याद रखनी है। सेटिंग फ्री द प्रिजनर, और वहाँ पे जो भी प्रिजनर्स थे, जो जेल में रह रहे थे लोग, कैदी, उनको छुटा लिया गया था। ठीक है, इस वीडियो की जो खास बात यह है कि आपको जो है सारे इवेंट्स को जो है एक ही क्लास में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो वीडियो को देखें ही, लेकिन अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करता है तो उन लोगों के लिए भी ये यूज़फुल रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि आखिर वहाँ के लोगों ने बेस्टाइल किले पे क्यों आक्रमण किया था। द रेवोल्यूशनरीज अटैक द बेस्टाइल प्रिजन विद द होप टू होर्डेड अम्यूनिशन फॉर द रेवोल्यूशन। वो सोच रहे थे कि वहाँ पे कुछ गोला बारूद रखा हुआ है जेल के अंदर, तो इसलिए वहाँ के लोगों ने अटैक किया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वाई वॉज द बेस्टाइल हेटेड बाई ऑल। आखिर वो बेस्टाइल जो है, जो बेस्टाइल जिला था, जो किला था, वो जो है क्यों सब लोग उससे नफरत करते थे। क्योंकि वह किला राजा की निरंकुश शक्तियों को प्रदर्शित करता था। डेस्पोटिक पावर्स, मतलब राजा के पास बहुत ज़्यादा पावर्स थी और लोगों के ऊपर वो अत्याचार करता था। ठीक है, What did the French Revolution 1789 stand for? The French Revolution of 1789 stand for the ideas of liberty, equality and fraternity. Question number 5. What was the immediate cause of rioting in the Paris? आखिर बहुत ज़्यादा क्यों वहाँ पे दंगे फसाद हो रहे थे पेरिस के अंदर? क्योंकि जो ब्रेड थी उसकी कीमतें ज़्यादा हो गई थी, बढ़ गई थी। ठीक है, विच रूलर केम टू फ्रांस इन 1774? लुइस 16 बॉर्न फैमिली का आया था फ्रांस में, जो उसे राजगद्दी पे बिठा दिया गया था 1774 में। ये क्वेश्चन आया हुआ है CBSE 2012 में। व्हाट एक्टिविटी ऑफ द फ्रेंच मोनार्की हैस्टेंड द रेवोल्यूशन? जो वहाँ की जो सरकार थी, आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था कि रेवोल्यूशन को जो और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ गया था आखिर वो? क्योंकि वहाँ के जो लोग थे कुछ ज़्यादा ही खर्चीले थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे और ज़िंदगी भी ऐसा जिया करते थे कि जैसे बहुत ज़्यादा ही वो अमीर हैं और फालतू का खर्चा बहुत किया करते थे। इसके कारण जो है पूरा फ्रांस जो है कर्जे में डूब गया था, यानी बैंकरप्सी, यानी कर्जे में डूब गया था। इसलिए इस वजह से वहाँ के लोग भी ज़्यादा चिड़चिड़ा के उन्होंने क्रांति करी थी। हाउ डिड द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एड मोर डेप्ट टू द फ्रांस? जो अमेरिका में जो वॉर हुआ था, वहाँ जो फ्रांस के जो है, फ्रांस पे और ज़्यादा कर्जा कैसे बढ़ा दिया गया था? क्यों? क्योंकि फ्रेंच आर्मी ने सपोर्ट किया था अमेरिका के और 13 कॉलोनीज़ को आज़ाद करवाया था। किससे? ग्रेट ब्रिटेन से। और इसकी वजह से, इस युद्ध की वजह से फ्रांस के ऊपर 1 बिलियन लिवर्स का कर्जा आ गया था। लिवर्स क्या थी? एक करेंसी थी। ठीक है, करेंसी यूनिट इन फ्रांस, जिसकी वजह से टोटल जो कर्जा था वो 2 बिलियन लिवर्स हो गया था। वाई डिड द फ्रेंच गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्सेस? फ्रेंच गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाने का निर्णय क्यों लिया? अब आपको पता चल गया होगा सारी चीज़ें कि क्योंकि वहाँ पूरी सरकार कर्जे में डूब गई थी, तो अपनी आर्मी का खर्चा चलाने के लिए, कोर्ट का खर्चा चलाने के लिए, गवर्नमेंट को खुद का खर्चा चलाने के लिए या फिर कोई यूनिवर्सिटीज़ को रन करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, तो इस वजह से टैक्स बढ़ा दिया गया था। व्हाट वाज द ओल्ड रेजिमी? ओल्ड रेजिमी क्या थी? द टर्म ओल्ड रेजिमी इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। 1789 से पहले फ्रांस में क्या क्या घटित होता था या फिर क्या क्या
इंस्टीट्यूशंस थे या फिर सोसाइटी कैसी थी, वो सब ओल्ड रेजिम में डिफाइन करती है। विच स्टेट पेड टैक्सेस आउट ऑफ ऑल, तीसरा स्टेट, सबको पता है ये चीज़। जिन्होंने मेरी वीडियोस नहीं देखी है इससे पहले इस लेक्चर की, 4 वीडियोस हैं, पूरे लेक्चर की अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, वो भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाउ वाज द सोसाइटी डिवाइडेड बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी थे, सेकंड स्टेट में नोबल्स थे, थर्ड स्टेट में बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिसर्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, लैंडलेस, लेबर्स, सर्वेंट्स और आर्टिसन, ये सब लोग थे। ठीक है, लेकिन 90% लोग ऐसे थे जिनके पास ज़मीनें भी नहीं थी थर्ड स्टेट में। हु ओन्ड द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन 18th सेंचुरी, द नोबल्स, द चर्च एंड द रिच मेंबर्स। नोबल्स, चर्च के लोग, और जो रिच मेंबर्स थे उनके पास थी अपनी ज़मीनें, जो कि 60% था। पूरे फ्रांस में 60% ज़मीनें इन तीनों लोगों के पास थी। व्हाट वाज द इम्पॉर्टेंट प्रिविलेज इंजॉयड बाय द 2 स्टेट्स, पहले 2 स्टेट्स के लोगों द्वारा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट था उन लोगों के लिए, आखिर क्या उन पे जो है स्पेशलिटी थी या फिर किस चीज़ का उन पे ज़्यादा अधिकार था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिविलेज इंजॉयड बाय द फर्स्ट स्टेट वॉज एग्जेप्शन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू द स्टेट्स, यानी उन पे जो विशेष अधिकार था पहले और दूसरे लोगों के लिए, जिससे वो टैक्स नहीं दिया करते थे, किसको, सरकार को। ठीक है, लेकिन तीसरे स्टेट के लोग इतना ज़्यादा टैक्स देते थे कि उन्होंने क्रांति ही कर डाली थी। 15th क्वेश्चन, विच स्टेट इंजॉयड द फ्यूडल प्रिविलेजेस, वट वर द फ्यूडल प्रिविलेजेस। द फ्यूडल प्रिविलेजेस वर इंजॉयड बाय द सेकेंड स्टेट, सेकेंड स्टेट के लोगों को फ्यूडल प्रिविलेज मिलता था। कैसे, नोबल्स कलेक्टेड फ्यूडल ड्यूज फ्रॉम द पीजेंट्स, पीजेंट से जो है फ्यूडल ड्यूज को कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, और किससे कलेक्ट किया जाता था, वहाँ के जो पीजेंट्स थे, किसान थे। व्हाट वर द कंडीशन ऑफ 18th सेंचुरी फ्रेंच पीजेंट्स, वहाँ के जो 18वीं सदी के जो किसान थे उनकी कैसी कंडीशन थी। पीजेंट्स वर ऑब्लिग टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, टू वर्क इन द फील्ड्स, वहाँ के जो पीजेंट्स थे अपने जो जमींदार थे उनके फील्ड्स में काम किया करते थे और घरों में भी काम किया करते थे और रोड बनाने में भी हेल्प करते थे। व्हाट वाज टीथे, टीथे वाज अ टैक्स लेविड बाय द चर्च, लीव्ड बाय द चर्च, कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। टीथे भी एक तरीके से टैक्स था जो कि किसको देना पड़ता था, किसानों को, वहाँ गरीब किसान थे, किसको देते थे, चर्च के लोगों को, जो क्लर्जी वर्ग था। कितना देते थे, अपनी कमाई का, जो किसानी में कमाएंगे यानी खेती करके कमाएंगे, उसका 1/10वां हिस्सा, यानी 1/10। ठीक है। विच टाइप ऑफ टैक्सेस वर levied by the states, the taxes levied by the state included direct tax called the tele, एक टेले टैक्स था। ठीक है, and the number of other indirect taxes levied everyday consumption articles like salt and the tobacco। एक तो डायरेक्ट टैक्स दिया करते थे जिसे टेले का नाम दिया गया, या फिर टैल भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, बहुत सारे कुछ डायरेक्ट टैक्सेस ऐसे थे इनडायरेक्टली दिए जाते थे। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट या फिर टबैको। क्वेश्चन नंबर 19, वाई हैड द पीजेंट्स एंड द वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन द रेवोल्ट्स। पीजेंट्स और वर्कर्स ने इन रेवोल्ट्स में क्यों पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि टैक्स बढ़ रहा था। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस, द फूड स्कैरसिटी, पीजेंट्स एंड द वर्कर्स हैड स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द रेवोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 20, विच सोशल ग्रुप एमर्ज इन फ्रांस। द मिडिल क्लास एमर्ज इन द फ्रांस 18th सेंचुरी। 2 फिलोसफर्स के नाम बताने हैं, जॉन लॉके एंड द मॉन्टेस्क्यू एंड जीन रोसेक्यू। ठीक है, 2 के बताओ, 3 के, वैसे तीनों थे। आपको इनकी बुक्स के भी नाम याद रखने हैं, इन बुक्स के भी क्वेश्चंस हैं नीचे अभी इसी वीडियो में। तो फिलोसफर्स जॉन लॉके, मॉन्टेस्क्यू एंड जीन जैक्यू रूसो। व्हाट डिड जॉन लॉके राइट इन हिज बुक टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ये बुक का नाम है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है 2011 में। जॉन लॉके ने एक बुक लिखी थी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उसमें ये बोला गया था कि जॉन लॉके सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क इन हिज बुक। क्वेश्चन नंबर 23, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज प्रपोज्ड बाय द रूसो। ऐसी गवर्नमेंट जो कि किस पे बेस्ड होगी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी एक तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही। हु रोट द
स्पिरिट ऑफ लॉस, स्पिरिट ऑफ लॉस किसने रिटन की थी? मॉन्टेस्क्यू। क्वेश्चन नंबर 25, नेम द आइडियाज प्रपोज्ड बाय द मॉन्टेस्क्यू। आइडियाज़ ये थे कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जिसमें एग्जीक्यूटिव भी हो, लेजिस्लेटिव भी हो और जुडिशरी भी हो। क्वेश्चन नंबर 26, वेयर एंड व्हेन डिड द आइडियाज़ ऑफ द डिवीजन ऑफ पावर विद द गवर्नमेंट केम इनटू इफेक्ट। कहाँ से आए थे आखिरी आइडियाज़? ये थे यूएसए से, ठीक है। आफ्टर द 13 अमेरिकन कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम अमेरिका, जो 13 कॉलोनीज जो थी बिल्कुल अलग हो गई थी अमेरिका से। तो ये आइडियाज़ जो थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के या फिर डिवीजन ऑफ पावर्स के, वो वहीं से आए थे। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डिड बिकेम एन एग्जाम्पल फॉर द पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस? द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी। एग्जाम्पल जो बना था अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी गारंटी की किस तरीके से राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये एग्जाम्पल बना था फ्रांस के लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वर द आइडियाज ऑफ द फिलोसफर्स डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन द फ्रांस? द आइडिया ऑफ फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलून्स। कहाँ डिस्कस किया जाते थे? सैलून्स में, कॉफ़ी हाउसेज में, और लोगों के द्वारा स्प्रेड किए जाते थे बुक्स और न्यूज़पेपर्स में। क्वेश्चन नंबर 29, विच न्यूज़ एनरिक्स द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस इन द 18th सेंचुरी? द न्यूज़ ऑफ इम्पोजिंग टैक्सेस। जब लुईस 16 ने टैक्स लगाने के निर्णय ले लिया तो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा विद्रोह की भावना आई। व्हाट वाज द एस्टेट जनरल? एस्टेट जनरल क्या था? एक पॉलिटिकल संस्था थी, वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच 3 स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तीनों स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव सेंट किया करते थे, यानी भेजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 31, वाई वॉज द मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल कॉल्ड इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिमे? ओल्ड रेजिमे के दौरान ये मीटिंग क्यों बुलवाई गई थी? क्योंकि वहाँ के जो सरकार, जो राजा था वो लुईस 16, वो नए टैक्सेस लगाना चाह रहा था अपनी गवर्नमेंट में या अपने लोगों के ऊपर, इसलिए उसने मीटिंग बुलवाई थी। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट वाज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ थर्ड स्टेट्स एट द स्टेट जनरल असेंबली ऑफ 1789? द फर्स्ट एंड द थर्ड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स। पहले और दूसरे स्टेट ने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा था और तीसरे स्टेट ने 600 मेंबर्स को, लेकिन वो 600 मेंबर्स को सीट भी नहीं दी गई थी बैठने के लिए, खड़े ही थे वो। कौन से मेंबर्स? तीसरे स्टेट के। व्हेन एंड वेयर डिड लुईस 16 कॉल्ड द असेंबली ऑफ जनरल स्टेट? तो जो नई जो स्टेट जनरल की जो मीटिंग बुलवाई गई थी वो 5 मई 1789, याद रखना है। और सबसे जो इससे पहले मीटिंग कब बुलाई गई थी? 1614 में। लुईस 16 कॉल्ड द असेंबली कहाँ पे? वर्सलीज में, जहाँ हॉल था एक। विच प्रिंसिपल वॉज फॉलोड बाय द स्टेट जनरल फॉर टेकिंग वोट? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ईच स्टेट हैज़ अ 1 वोट, यानी हर एक स्टेट का अधिकार सिर्फ 1 वोट देने के लिए ही होगा, लेकिन ऐसा तीसरे लोगों को मान्य नहीं था, वो हम आगे जानेंगे। वैसे आपको स्टोरी पता होगी। विच प्रपोजल ऑफ थर्ड स्टेट वॉज रिफ्यूज्ड बाय द किंग लुईस 16? तीसरा स्टेट यही डिमांड कर रहा था कि हर एक स्टेट वोट ना करे, हर एक स्टेट का मेंबर एक वोट करेगा। मतलब जैसे मान लो कि एक स्टेट में, चलो एग्जांपल लेते हैं कि उन्होंने अपने 600 रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे तीसरे स्टेट ने, तो तीसरे स्टेट चाह रहा था कि 600 के 600 लोग वोट करने चाहिए, यानी 600 वोट होने चाहिए। लेकिन लुईस 16 क्या चाहता था कि 600 लोगों के लिए सिर्फ एक ही वोट होगी, ठीक है। तो ये चीज़ को वो इस चीज़ का विद्रोह कर रहे थे थर्ड स्टेट वाले लोग जो थे, लेकिन फिर भी उनकी सुनी नहीं गई थी, लेकिन किंग ने रिफ्यूज़ कर दिया था प्रपोजल को। इन विच बुक डिड रूसो मेंशन द आइडिया ऑफ 1 पर्सन 1 वोट? आपको बुक का नाम याद रखना है रूसो की को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें यही बोला था कि 1 पर्सन 1 वोट देगा। व्हाट वाज द स्टेप टेकन बाय द थर्ड स्टेट व्हेन देयर डिमांड वाज रिफ्यूज्ड? अब तीसरे स्टेट के लोगों की डिमांड नहीं सुनी गई, वो चाह रहे थे कि हर एक मेंबर वोट करे, राजा कह रहा था कि हर एक सिर्फ स्टेट ही वोट कर सकता है। द थर्ड स्टेट, तो थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या किया? मीटिंग बुलाई इंडोर टेनिस कोर्ट हॉल में, जो कि वर्सलीज में था। उन्होंने शपथ ली कि वो नेशनल असेंबली फॉर्म करेंगे। हु वाज मिराबू? मिराबू कौन था? मिराबू बिलोंग टू नोबल फैमिली। वैसे तो नोबल फैमिली को बिलोंग करता था, लेकिन वो क्या कर रहा था? थर्ड स्टेट के लोगों को ही सपोर्ट कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट डू यू नो अबाउट एबेसीज? एबेसीज एक ओरिजिनली प्रीस्ट था, यानी पुजारी था,
ही रोट अ इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट नेम्ड व्हाट इज़ थर्ड स्टेट। आपको चीज़ भी याद रखनी है, उसने एक पैम्पलेट लिखा था, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था पैम्पलेट, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। बेसिकली नेशनल असेंबली का जो फॉर्मेशन हुआ था इन दो लोगों के हाथ में था, यही लोग लीड कर रहे थे, मिराबो और एबीसीज। डिफाइन चैट्यूक्स। A चैट्यूक्स इज़ अ कैस्टल और स्टेटली रेसिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और द नोबल मैन। ठीक है, एक जहाँ पे लोग रहते थे, जो जहाँ पर राजा रहता था उसके रेसिडेंस को बोला जाता था ये। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट वाज द डिक्री ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ 1789। द डिक्री ऑफ नेशनल असेंबली 1789 कि वो चाहते थे कि सारे टैक्सेस को, ऑब्लिगेशंस को ख़त्म कर दिया जाए जो लुईस 16 ने लगा रखे थे अपनी सरकार के ऊपर। व्हेन डिड द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग ख़त्म हुआ नेशनल असेंबली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल असेंबली ड्राफ्ट कंप्लीटेड इन 1791। द नेशनल असेंबली ड्राफ्ट ऑफ 1791 एम्ड एट द लिमिटिंग पावर्स ऑफ द मोनार्क, यानी राजा की शक्तियों को कम कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू नेशनल असेंबली ड्राफ्ट जो कि 1791 में बना था। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। राजा की शक्तियों को लिमिट कर दिया गया, पावर्स को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो यही था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। क्वेश्चन नंबर 45, विच सेक्शन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी गॉट पॉलिटिकल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ था उसमें कौन लोग वोट दे सकते थे। सिर्फ आदमी जो 25 साल से ऊपर के होंगे और जो टैक्स देते होंगे कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर, उन्हीं को एक्टिव सिटीजन बोला गया था और वही वोट दे सकते थे। और ऐसे कितने 40 लाख लोग थे। क्वेश्चन नंबर 46, विच डॉक्यूमेंट वॉज इन द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन वॉज इन द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो पहले फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहाँ से बिगिनिंग होती है, वो लोगों के अधिकारों के बारे में जिक्र है, वहाँ से शुरुआत होती है। 47, क्वेश्चन नंबर 47, विच राइट्स वर नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। द नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स वर राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। आसान है, समझ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 48, what was the significance of natural and the unalienable rights। these rights belong to each human being by birth and could not be taken away। ये राइट्स जो है हर एक इंसान को जन्म से ही मिलेंगे और कोई इन्हें छीन नहीं सकता। जैसे पहले सरकार लुईस 16 जो है टैक्स लगा दिया करता था, अधिकार छीन लिया करता था। what was the decision taken by the national assembly in 1792। 1792 में अप्रैल में डिसीजन लिया गया कि नेशनल असेंबली प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ अटैक करेगी। याद है जब लुईस 16 ने समझौता कर लिया था ऑस्ट्रिया के साथ और सोच रहा था कि अपने लोगों के ऊपर आक्रमण करेगा। कौन? लुईस 16। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, व्हाट वाज मेर्सिलीज, हु कंपोज दिस। मेर्सिलीज वाज वन ऑफ द पैट्रियोटिक सॉन्ग संग बाय द वॉलंटियर्स फ्रॉम द मेर्सिलीज। जब वो युद्ध करने के लिए जा रहे थे ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के खिलाफ, जब जो है मार्च के दौरान ये गाना गाया गया था। और इससे किसने कंपोज किया था? रॉजर डे आइजल ने। और वो नेशनल एंथम भी है फ्रांस की आज भी। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट वर द रोल्स प्लेड बाय द पीपल ऑफ फ्रेंच व्हेन फाइट टुक प्लेस विद प्रशिया एंड द ऑस्ट्रिया। जो फ्रेंच मैन थे वो आगे आके लड़ाई कर रहे थे और जो विमेंस थी वो अपने हाउस होल्ड्स और लाइवलीहुड्स में बिजी थी। क्वेश्चन नंबर 52, वाई वर द पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म्ड इन द फ्रांस। पॉलिटिकल क्लब्स जो जैकोबिन क्लब आने वाला है, क्यों फॉर्म हुआ था आखिर? इसलिए हुआ था क्योंकि पॉलिटिकल क्लब्स वर फॉर्म्ड बाय द पीपल इन फ्रांस टू डिस्कस द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। जो पॉलिसीज चल रही थी गवर्नमेंट की उन सबको डिस्कस किया करते थे। और जो क्लब्स ने ये पाया कि जितने भी राइट्स हैं वो सब राइट्स जो हैं किन के हाथों में है? जो रिच सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, यानी जो अमीर लोग हैं उन्हीं के हाथों में, और वही एक्शंस लेते हैं। तो इसलिए वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ था? व्हाट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ द पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म्ड इन फ्रांस। तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्लब कौन सा था? जैकोबियन क्लब। और उसके रूलर का नाम आपको याद है? एक बार लिखो, कमेंट में लिखो, जैकोबियन क्लब के रूलर का नाम क्या था? बिल्कुल सही, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर।
सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्लब जैकोबियंस क्लब था। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट वर द मेंबर्स ऑफ द जैकोबियन, हु वर द मेंबर्स ऑफ द जैकोबियन क्लब, नेम द लीडर। मेंबर्स कौन कौन थे? बेसिकली जो जैकोबियन क्लब था वो क्या था, वहाँ के लोग कैसे थे उस जैकोबियन क्लब के? शॉपकीपर्स थे, आर्टिजियंस, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स या फिर पेस्ट्री मेकर्स या फिर कुक्स। और उनके नेता का नाम क्या था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। हु वर सैनकुलेट्स, सैनकुलेट्स वर नोन टू बी एज द जैकोबियंस को ही बोला जाता था, विच लिटरली मीन्स दोज विदाउट द नी ब्रेचेस, क्योंकि जैकोबियंस क्लब एक ऐसा समाज था जो लंबी पतलून पहना करता था, तो वो उन लोगों से हटके दिखना चाहता था जो आधी पैंट पहना करते थे, यानी कच्चा पहना करते थे। ठीक है, कौन थे वो? अमीर लोग जो थे। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द न्यूली इलेक्टेड असेंबली ऑफ द जैकोबियंस। बिल्कुल नई की नई असेंबली को नाम दिया गया जैकोबियंस की को कन्वेंशन। मोनार्की को ख़त्म किया उन्होंने और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित किया। एक्सप्लेन द टर्म रिपब्लिक। रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्की। बहुत ईजी अंडरस्टूड हो सकता है आपको खुद से ही। क्वेश्चन नंबर 58, डिफाइन ट्रीजन। ट्रीजन है यहाँ पे भैया, ये टीवी ईजन नहीं है, ट्रीजन। ठीक है, ट्रीजन याद रखें, TREASON, ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब होता है कि जब किसी इंसान के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगता है। किस पे लगा था इसमें? लुइस 16 के ऊपर। वाई वॉज लुइस 16 सेंटेंस टू डेथ? क्योंकि उस पर कौन सा आरोप लगा था? देशद्रोह का, ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन इन 1793। और आपको पता ही है किस तरीके से मारा गया था। इसकी सज़ा का नाम गुलिटिन था। गुलिटिन में क्या होता था पता है किसी को? पता होगा कि गर्दन को ऊपर से ब्लेड से काट दिया जाता था। बहुत दर्दनाक सज़ा थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, विच पीरियड इन फ्रांस वाज नोन एज द रेन ऑफ टेरर। 1793 से 1794 में फ्रांस में एक रेन ऑफ टेरर बोला जाता है, क्योंकि बहुत ही एक क्रूर नेता उभर के आया था जैकोबियंस क्लब का, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। किसकी वजह से? क्योंकि उसकी पॉलिसीज़ ऐसी थी, उसकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत ही अजीब थी, जो लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। अगेंस्ट होम रॉबेस्पियर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सेवरल कंट्रोल एंड द पनिशमेंट। किसके खिलाफ इसने अपनी पॉलिसीज़ को लागू किया? सारे लोगों के खिलाफ जो उसके दुश्मन थे, कुछ अपने लोगों के खिलाफ भी उसने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए थे और सजाएं दी थी। दिस इंक्लूडेड एक्स नोबल्स, क्लर्जी, अदर पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स, ऑल्सो सम मेंबर्स फ्रॉम हिज पॉलिटिकल पार्टीज। जो उसके साथ एग्री नहीं करेगा उसको भी सज़ा दे दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट वाज गुलेटिन। गुलेटिन पता चल गया आपको, एक डिवाइस थी जिसमें 2 पोल्स होते थे और एक ब्लेड होता था, जिससे कि इंसान का सर जो अलग कर दिया जाता था काट के। ये किसके नाम पे बनी थी? डॉक्टर गुलेटिन के नाम पे। क्वेश्चन नंबर 63, विच क्लास केम इनटू पावर आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबियन गवर्नमेंट। अब जैकोबियन गवर्नमेंट भी गिर गई तो कौन सी? वेल्दियर मिडिल क्लास, जो अमीर मिडिल क्लास के लोग थे वो आए थे। क्वेश्चन नंबर 64, टू हुम द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड द वोट। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया अब जैकोबियन क्लब के बाद, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेल्दियर मिडिल गवर्नमेंट डिनाइड वोट। अब वोट वो नहीं दे सकते थे जिनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी। जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी वो लोग वोट नहीं दे सकते थे अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। वो कब आया था? जैकोबियन गवर्नमेंट के बाद। व्हाट वाज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी वाज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ 5 मेंबर्स। 5 लोगों की एग्जीक्यूटिव बॉडी थी जो कि अपॉइंट की जाती थी 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66, वाई वॉज द एग्जीक्यूटिव बॉडी लाइक डायरेक्टरी वॉज इंट्रोड्यूस। इट वॉज इंट्रोड्यूस टू सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर जैकोबियंस। जैकोबियंस की जब सरकार थी तो अकेला मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर राज कर रहा था और अकेला ही सब पे अत्याचार करे जा रहा था। तो इसी कारण जो है डायरेक्टरी ने इंट्रोड्यूस किया था कि एक के हाथ में सरकार नहीं होगी, कम से कम 2 या 5 लोग जरूर होंगे। हाउ डिड द नेपोलियन बोनापार्टे केम इनटू पावर। नेपोलियन एक मिलिट्री डिक्टेटर था, पावर में इसलिए आया था क्योंकि डायरेक्टरी में भी कुछ ना कुछ इनस्टेबिलिटी आने लगी थी, वहाँ भी अंदर ही अंदर कुछ विरोध हो रहे थे लोगों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ एजुकेशन अमंग वुमेन ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। मोस्ट ऑफ द वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन। बहुत सारी औरतों को कोई एजुकेशन का अधिकार नहीं था, जॉब ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, लेकिन जो अमीर घर की बेटी होती थी वही लोग स्टडी करते थे कॉन्वेंट स्कूलों में। क्वेश्चन नंबर 69,
व्हाट डिड द वुमेन इन फ्रांस डू टू डिस्कस वॉइस देयर इंटरेस्ट? इन ऑर्डर टू डिस्कस वॉइस देयर इंटरेस्ट द वुमेन स्टार्टेड पॉलिटिकल क्लब्स। अपनी आवाज़ को उठाने के लिए वहाँ की औरतों ने क्लब्स को ज्वाइन किया और न्यूज़पेपर्स में भी अपने आप को, अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करवाया। क्वेश्चन नंबर 70, नेम एन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल क्लब फॉर्म्ड बाय द वुमेन इन फ्रांस। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिक वुमेन वॉज द फेमस क्लब। दो क्लब थे, ये याद रखना वुमेन्स के, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। क्वेश्चन नंबर 71, अकॉर्डिंग टू फ्रेंच वुमेन हाउ देयर इंटरेस्ट वर प्रेजेंट इन न्यू गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू डेम उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया, असेंबली में वो इलेक्ट होने लगी, पॉलिटिकल ऑफिस में भी जाने लगी और उनके इंटरेस्ट को भी सरकार ने जाना। क्वेश्चन नंबर 72, व्हेन डिड द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज टू क्लोज डाउन द वुमेन्स क्लब। नई गवर्नमेंट ने इशूड द लॉज, जब रेन ऑफ टेरर चल रहा था ना 1793 से 94, जब जैकोबियंस क्लब थे, उसी दौरान जो है क्लब्स को बंद करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 73, व्हेन डिड फ्रेंच वुमेन गॉट द पॉलिटिकल राइट्स। 1946 में पॉलिटिकल राइट्स मिले थे फ्रेंच वुमेन्स को। हु रोड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। किसने लिखी है ये? ओलंपी डी गोजिस रोड अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन इन 1791। ये चीज़ याद रखनी है, ओलंपी डी गोजिस, ये एक वुमेन का नाम है जिन्होंने ये बुक लिखी है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। कब? 1791 में। क्वेश्चन नंबर 75, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं ये। व्हाट वाज द मोस्ट रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म ऑफ जैकोबिन रेजिमी। द मोस्ट रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म ऑफ जैकोबिन रेजिमी वाज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। जो दास प्रथा थी जैकोबिन सरकार में ख़त्म हो गई थी। लिस्ट फोर कमोडिटी सप्लाइड बाय द फ्रेंच कॉलोनीज एंड कैरेबियन। टबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी। ये चीज़ आपको पता है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 77, बिटवीन विच 3 कॉन्टिनेंट्स वाज द स्लेव ट्रेड कैरिड आउट। अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड 3 कॉन्टिनेंट में, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में स्लेव को ले जाया करते थे, दासों को इधर से उधर, इन कॉन्टिनेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 78, नेम द पोर्ट्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर द स्लेव ट्रेड वर कैरिड आउट। तो जो पोर्ट्स का नाम था वो था बोर्डेक्स, या फिर उसे नेंटिस भी बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 79, वाई हैड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर डन। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर हैड डन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड द इंडिगो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 80, वाई डिड द नेशनल असेंबली डिड नॉट पास एनी लॉ रिगार्डिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव। जो नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी पहले, उसने कोई लॉ क्यों नहीं पास करी थी? क्योंकि वो डरते थे, देवर fearing from the opposition of businessmen whose income was dependent on the slave trade। नेशनल असेंबली ने इसलिए दास प्रथा को ख़त्म नहीं किया था क्योंकि जो बिजनेसमैन थे उनकी इनकम जो थी वो दास प्रथा के ऊपर ही निर्भर करती थी। तो नेशनल असेंबली ने इसको पास होने नहीं दिया था। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया था, जैकोबियंस क्लब ने ये दास प्रथा को ख़त्म कर दिया था, लेकिन नेशनल असेंबली ये चीज़ नहीं करी थी। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट वाज द फ्रीडम मीन इन द व्यू ऑफ प्लांटेशन ओनर्स। प्लांटेशन ओनर्स की नज़रों में आज़ादी क्या थी? इन व्यू ऑफ प्लांटेशन ओनर, फ्रीडम इंक्लूडेड द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, when did the slavery annually abolish the French colonies? In 1848 slavery was finally abolished from the French colonies। 1848 में फाइनली दास प्रथा का अंत हुआ था बिल्कुल ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, विच लॉ केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ बेस्टाइल 1789। एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप केम इनटू इफेक्ट आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ बेस्टाइल 1789। Question number 84, which document proclaimed the freedom of speech as the natural right? The freedom of speech as natural right was proclaimed in the Declaration of Rights of Man and the Citizen। कैसी थी freedom of speech as a natural right was proclaimed in the Declaration of Rights of Man and the Citizen। ये बुक का नाम है जो ओलंपी डी गोजिस ने लिखा था ना।
क्वेश्चन नंबर 85, हु क्रोन्ड हिमसेल्फ एज द नेपोलियन एज द एम्परर ऑफ फ्रांस? नेपोलियन बोनापार्टे 1804 में अपने आप को राजा घोषित कर दिया खुद ही। एक अच्छा व्यक्तित्व का इंसान था नेपोलियन बोनापार्टे। विच एक्शंस प्रूव नेपोलियन एज द मॉडर्नाइजर ऑफ द यूरोप? कैसे चेंज कर दिया गया था पूरे यूरोप को? ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज लाइक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स, ये एक लॉ लाया था वो, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स, एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। 3 चीज़ें करी थी उसने। प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया था, डेसिमल सिस्टम प्रोवाइड किया और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स को इंट्रोड्यूस कराया। क्वेश्चन नंबर 87, हाउ वर नेपोलियन इमेज टेकन अप बाय द पीपल? वट इमेज केम लेटर? नेपोलियन वॉज सीन एज अ लिबरेटर who might bought freedom for the people, but the Napoleon army was seen later as the invading forces. तो क्या माना था पहले शुरू में लोगों ने? नेपोलियन को लिबरेटर की तरह माना, जो कि आज़ादी दिलवाया करता था लोगों को उनके अत्याचारों से, लेकिन बाद में उसे एक इन्वेडिंग फोर्स के रूप में लोगों ने जाना। क्वेश्चन नंबर 88, वेयर वाज द नेपोलियन डिफीटेड? याद रखना 1815 में नेपोलियन एक वाटरलू के युद्ध में हार गया या फिर हार गया। हाउ डिड द कॉलोनाइज्ड पीपल क्रिएटेड द सॉवरन नेशनल स्टेट? किस तरीके से सॉवरन नेशनल स्टेट लोगों ने क्रिएट किया? दे क्रिएटेड द सॉवरन नेशनल स्टेट बाय रीडिफाइनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू द मूवमेंट। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये। फाइनली हमारे भी क्वेश्चन खत्म होते हैं। 90 क्वेश्चंस कराए मैंने आपको, एक क्वेश्चन और है, ये 90 से ख़त्म करते हैं। नेम द 2 इंडियन इंडिविजुअल्स हु रेस्पॉन्डेड टू द आइडियाज़ फ्रॉम द रेवोल्यूशनरी फ्रांस। तो किन 2 लोगों ने सीखा इस फ्रांस की क्रांति से? जो 2 लोग थे इंपॉर्टेंट, राजा राम मोहन रॉय और टीपू सुल्तान। अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसे दबा दो, बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा देना। अब एक इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण सूचना, जो मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं यहाँ पे क्लास 9th के, उन लोगों को ये 90 क्वेश्चंस अपनी कॉपी में नहीं लिखने हैं। ठीक है, सिर्फ ये मैंने आपको समझने के लिए वीडियो बनाई थी। अच्छे से आप जो इच्छा हो, जिसको इच्छा हो क्वेश्चंस लिख लेना, जितने लिखने हो। ठीक है, सारे नहीं लिखने हैं, और जो चाहे तो नहीं भी लिखे क्वेश्चंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर वाले, उन्हीं को करिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ये मन करे तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय और आपका दिन शुभ हो।